हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी। तो दोस्तों, आज है डे 6 और पार्ट 6 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का। तो चलिए अभी तक का हमने जो जो पढ़ा उसको देख लेते हैं। हमने पढ़ा था सेल के बारे में, सेल की डिस्कवरी को देख लिया था, थ्योरीज को देख लिया था, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर और साथ में साथ ऐसे ऑर्गेनेल्स जो कि विदाउट मेम्ब्रेन थे और विथ मेम्ब्रेन थे। सेकंड लेक्चर में हमने प्रोकैरियोटिक पूरी डिटेल स्ट्रक्चर को देख लिया था। फिर हमने उसके बाद प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफरेंस को देख लिया था। थर्ड वाले लेक्चर में हम ग्राम स्टेन के बारे में देख लिया था। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है इसको देख लिया था। और साथ में साथ हमने एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस करके देख लिया था। फोर्थ लेक्चर में हमने डिटेलिंग में चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करते थे, जैसे आपका सेल वॉल हो गया, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। सेल वॉल में आपने ग्रोथ के हिसाब से देख लिए थे, 2 टाइप्स में बांट रहे थे, एक एपोजिशन एक इंटरसेप्शन। इसी प्रकार से इंटरकेलर कैविटी के हिसाब से 3 उसमें डिवाइड कर रहे थे, एक तो साइजोजिनस कैविटी, एक लाइसोजिनस कैविटी, एक साइजोलाइसोजिनस कैविटी। इसी प्रकार से फिर आपने थोड़ा सा वेस्कुलर बंडल को भी देख लिया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपने ये देख लिया था कि मॉलिक्यूल का मूवमेंट किस हिसाब से है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो मॉडल के हिसाब से भी देख लिया था आपने, किस किस साइंटिस्ट ने कौन से मॉडल दिया है। और फिर कंपोनेंट को भी देख लिया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किस किस चीज़ से मिलकर बना है। और लास्ट में आपने मॉलिक्यूल का मूवमेंट देख लिया था, जैसे लेटरल मूवमेंट या फिर ट्रांजिशनल और फ्लिप फ्लॉप में मूवमेंट। फिर आपने उसके अगले वाले नेक्स्ट टॉपिक में ये देखा था, यानी कि कल के दिन आपने देखा था प्रोटोप्लाज्म, उससे आगे प्रोटोप्लाज्म के बारे में और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में, या फिर जिसे गर्ल सिस्टम कहते हैं उसके बारे में। और फिर आपने देख लिया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। आपने प्रोटोप्लाज्म में ये देखा कि प्रोटोप्लाज्म जो है इसकी डिस्कवरी किसने की थी, और आपने फिर बायोमोलिक्यूल का सीक्वेंस देख लिया था। उसमें फिर आपने इसके नेचर के हिसाब से देख लिया था कि अलग अलग साइंटिस्ट को अलग अलग नेचर को बताया है। साथ में आपने इसके लास्ट में जो टॉपिक था प्रोटोप्लाज्म का, कि जो मॉलिक्यूल का मूवमेंट है वो किस प्रकार का है, जैसे साइक्लोसिस या साइक्लोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हो गया, या फिर रोटेशन वाला मूवमेंट किस तरीके से शो करता है प्रोटोप्लाज्म। फिर आपने देख लिया था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम किसे कहते हैं, गर्ल सिस्टम, यानी कि जो कि आपका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जितने भी आपके स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं वो आपस में कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनको आपने समझ लिया था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में या फिर गर्ल सिस्टम में। फिर आपने लास्ट वाला टॉपिक उसमें जो था वो देखा था, जो न्यूक्लियस से निकला हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उसको। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपने उसके कंपोनेंट्स को, डिस्कवरियों को और उसके फंक्शन को अच्छे से डिटेल में समझ लिया था। अब बात करें जो न्यूक्लियस से निकला हुआ आपका जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आपने पढ़ा था, तो न्यूक्लियस से निकलता हुआ क्या निकल रहा था आपका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकल रहा था। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आगे चलकर क्या बन रहा था आपका, गोल्जी बॉडी, और गोल्जी बॉडी से आगे चलकर लाइसोसोम बन रहा था। तो इन दो स्ट्रक्चर को आज के लेक्चर में हम देख लेंगे, कौन कौन से आपके गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम वाले स्ट्रक्चर को। तो चलिए बिना किसी देरी के आज क्लास की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं गोल्जी बॉडी को। तो चलिए, गोल्जी बॉडी की जो खोज की थी बेटा वो आपकी की थी कैमिलो गोल्जी ने। इन्होंने जो कैट और आउल हैं इसके पुरकिंजी सेल में, यानी कि जो नर्वस सेल हैं उसके अंदर गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी करी थी। गोल्जी बॉडी को बहुत सारे नामों से भी जाना जाता है, जैसे इसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, इसको डिक्टियोसोम भी कहा जाता है प्लांट के अंदर, क्योंकि प्लांट में ये आप जो गोल्जी बॉडी होती है वो सिस्टर्नी से मिलकर बनी होती है, यानी कि सिंगल सिस्टर्नी से मिलकर। तो प्लांट में इसको डिक्टियोसोम से भी बोला जाता है, क्योंकि ये प्लांट में क्या है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल सिस्टर्नी से मिलकर ही गोल्जी बॉडी मतलब डिक्टियोसोम बनता है। अब अगर बात करें इसके अदर नेम की, तो इसको डाल्टन बॉडी, बेकर बॉडी, इडियोसोम, लाइपोकॉन्ड्रिया आदि नामों से भी जाना जाता है। ये जो होता है एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो कि आपका पोलरिटी शो करता है, यानी कि पोलरिटी मीन्स इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, 2 पार्ट में देखने को मिलता है ये सेल ऑर्गेनल, यानी कि एक सिस फेज और एक ट्रांस फेज। ये जो है ये आपका क्या है, सिस्टर्नी है। गोल्जी बॉडी का क्या है, एक सिस्टर्नी है, यानी कि गोल्जी बॉडी जिससे मिलकर बनी है उसकी एक यूनिट है, ठीक है। इससे मिलकर यानी कि क्या मिल रखा है, गोल्जी बॉडी बनती है। अब ये सिस्टर्नी में आप क्या देख सकते हैं, इसके 2 पार्ट, एक जो नीचे वाला पार्ट होता है बेटा इसको सिस फेज कहते हैं, कॉन्वेक्स फेज भी कहते हैं, प्रॉक्सिमल पार्ट भी कहते हैं। ये आपका किससे अटैच होगा, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होगा, क्योंकि आपको पता है जो गोल्जी बॉडी किससे मिलकर बन रही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही, तो आगे चलकर गोल्जी बॉडी बन रही है, और गोल्जी बॉडी से आगे चलकर क्या बन रहा है, प्राइमरी लाइसोसोम बन रहा है। यानी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जो गोल्जी बॉडी है इसका सिस वाला जो पार्ट है, नीचे वाला पार्ट, वो किससे अटैच है आपका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और इसका जो इसके ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं ट्रांस पार्ट, कॉन्केव पार्ट या फिर डिस्टल पार्ट भी कहा जाता है। अभी जो ऊपर वाला पार्ट है इस सिस्टर्नी का,
ये किससे में जुड़ा रहता है? आपका प्राइमरी लाइसोसोम से, यानी कि ये आगे चलकर क्या बन रहा है? प्राइमरी लाइसोसोम बना रहा है। ठीक हो गया? इतनी आई बात समझ में? अब हम आगे देख लेते हैं। बात करेंगे इसके कंपोनेंट की, तो आपको पता है कि 3 कंपोनेंट में ये इसमें बेसिकली देखने को मिलते हैं। एक सिस्टर्नी, वही जो गोल्जी बॉडी का यूनिट है, यानी कि जिससे मिलकर आपकी गोल्जी बॉडी बन रही है, तो वो कौन सा पार्ट है आपका? सिस्टर्नी। अब ये सिस्टर्नी के ही किनारे-किनारे क्या लगे रहते हैं बेटा? वेसिकल लगे होते हैं, ठीक है? अब ये वेसिकल मिलकर, ये वेसिकल क्या होता है, जब इस सिस्टर्नी से अलग हो जाते हैं तो ये क्या बना देते हैं? वैक्यूल बना देते हैं। ये वैक्यूल ही आगे चलकर क्या बना देता है? प्राइमरी लाइसोसोम बना देता है, ठीक है? अब इसके अगर फंक्शन की बात करें हम गोल्जी बॉडी की, तो गोल्जी बॉडी के फंक्शन में हम देख लेते हैं कि जो गोल्जी बॉडी है क्या क्या बनाती है, क्या क्या फंक्शन इसके हैं। तो गोल्जी बॉडी जो होता है बेटा, ये सेल वॉल को बनाने का काम भी करती है और साथ ही साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिपेयर करने का काम भी करती है। ये जो होता है, ये जो होती है प्रोटीन की पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन का भी में भी काम करती है, और साथ में साथ ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड को भी बनाती है। ग्लाइकोलिपिड जो बनाने की प्रोसेस होती है उसको ग्लाइकोसाइडेशन, और ग्लाइकोप्रोटीन बनाने की प्रोसेस को ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं। अब आगे अगर बात करें तो स्पर्म के एक्रोसोम को बनाने का भी काम करती है, करके रखा जाता है, यानी कि विटामिन सी को भी गोल्जी बॉडी के अंदर स्टोर किया जाता है। और इसकी जो स्टेनिंग की जाती है वो सिल्वर नाइट्रेट से की जाती है। अगर हम नेक्स्ट अगर जो दूसरा सेल ऑर्गेनल हमारा है, इसके बाद हम अगर दूसरे सेल ऑर्गेनल की बात करें, हम पढ़ते हैं लाइसोसोम को, जो कि आपकी कौन बना रहा है? जो कि आपकी इसके नीचे क्या पड़ी थी आपने? गोल्जी बॉडी, वही आपकी क्या बना रही है? प्राइमरी लाइसोसोम को बना रही है। अब देख लेते हैं इसकी डिस्कवरी किसने की थी। तो इसकी डिस्कवरी डी डुवे ने की थी। ये जो होता है लाइसोसोम, ये आपको प्लांट सेल के ही अंदर देखने को मिलता है, एनिमल सेल में ये अब्सेंट होता है। ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो कि पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, यानी कि इसके बहुत सारे रूप में आपको ये देखने को मिलता है, जैसे कि प्राइमरी लाइसोसोम हो गया, सेकेंडरी लाइसोसोम, टर्सरी लाइसोसोम, ऑटोफेजी लाइसोसोम, इस प्रकार से। अब अगर इसकी बात करें लाइसोसोम की, तो लाइसोसोम को भी हम बहुत सारे नामों से जानते हैं। इसको तो आत्मघाती थैली या फिर एटम बम, स्कैवेंजर ऑफ द सेल और डिस्पोजल ऑफ द सेल आदि नामों से हम इसको जानते हैं। कि तो लाइसोसोम की जो स्टेनिंग की जाती है वो गुमोरी स्टेन से की जाती है, और इसका जो मार्कर एंजाइम है वो एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम है। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें भी आपको ये किस किस रूप उसमें इस रूपों में देखने को मिल रहा है? प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी, टर्सरी और ऑटोफेजी। अब बात कर लेते हैं कि ये कैसे मिलकर बनेंगे। आपने देखा था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में, आपने क्या देखा था बेटा? न्यूक्लियस था। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या था? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जितने सेल ऑर्गेनल थे वो आपस में कैसे जुड़े हैं उसको आपने उसमें देखा था। तो अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी न्यूक्लियस से निकला हुआ आपका क्या था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या बन रहा था? आगे गोल्जी बॉडी बन रही थी। गोल्जी बॉडी से क्या बन रहा था? लाइसोसोम बन रहा था। कौन सा वाला लाइसोसोम? प्राइमरी लाइसोसोम बन रहा है। किससे बन रहा है बेटा? गोल्जी बॉडी से बन रहा है। तो हमारा प्राइमरी लाइसोसोम किससे बन रहा है? गोल्जी बॉडी की पैकेजिंग से या फिर मॉडिफिकेशन से क्या बन रहा है? प्राइमरी लाइसोसोम बन रहा है। इसमें क्या होता है? प्रोटीन, इस लाइसोसोम में कैसी प्रोटीन होती है आपकी? इनएक्टिव प्रोटीन या फिर इनएक्टिव एंजाइम होते हैं। अब फिर हम देख लेते हैं कि सेकेंडरी लाइसोसोम कैसे बनेगा। अब सेकेंडरी लाइसोसोम कैसे बनेगा बेटा? जब ये जो इनएक्टिव प्रोटीन है ये एक्टिव कब हो जाएगी? जब ये इसके टारगेट से पहुंचेगी। इसका टारगेट क्या था? जो हमारे सेल में बैक्टीरिया ने एंटर कर लिया था वो इसका टारगेट है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि जब ये बैक्टीरिया से मतलब जब ये अपने टारगेट से फ्यूज़ हो जाता है, अब ये क्या होगा? हमारा प्राइमरी लाइसोसोम बैक्टीरिया से मिल जाएगा, तो ये कैसा लाइसोसोम बना देगा? सेकेंडरी लाइसोसोम। इसमें जो आपकी प्रोटीन या फिर एंजाइम है कैसी फॉर्म में है? एक्टिव फॉर्म में आ जाएगी। तो ये हमारा सेकेंडरी लाइसोसोम इस प्रकार बन जाएगा। आप बात करते हैं टर्सरी लाइसोसोम की, तो टर्सरी लाइसोसोम में क्या आ जाएगा बेटा? जो इसका वेस्ट मटेरियल है, जो डेड बैक्टीरिया का या फिर रेसिडुअल बॉडी है, तो वो सारा आपके टर्सरी लाइसोसोम में आ जाता है। और अगर बात करें ऑटोफेजिक, तो इसमें जितने भी सेल और जितने भी डाइजेस्ट मटेरियल है जिस भी सेल ऑर्गेनेल का, वो ये सब क्या करता है? डाइजेस्ट करने का काम करता है आपका लाइसोसोम। अब अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो इसके जो फंक्शन हैं वो यही हैं कि हेट्रोफेजी, यानी कि ये क्या करता है? जो बाहर से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, इसको क्या करने का काम करता है? ये डाइजेस्ट करने का काम करता है, ठीक है। दूसरा अगर बात करें तो ऑटोगेमी, यानी कि इसमें क्या करता है? जितने भी इसके खुद के सेल ऑर्गेनल हैं उनको क्या करता है? डाइजेस्ट करने का काम करता है। और ऑटोलाइसिस की, तो ऑटोलाइसिस में भी ये क्या करता है? ये खुद को ही नष्ट कर दे। अब अगर हम बात करें, दो टर्म और आते हैं इसमें, एक होता है लाइसोसोम स्टेबलाइजर, एक होता है लाइसोसोम लेबलाइजर। लाइसोसोम स्टेबलाइजर में क्या होता है बेटा? लाइसोसोम स्टेबलाइजर में ये क्या करता है?
लाइसोसोम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि क्या होता है लाइसोसोम धीरे धीरे क्या कर रहा है, एंजाइम सिक्रेट कर करके जो भी फॉरेन पार्टिकल आ रहा है उनको क्या किल करने के लिए अपना एंजाइम को बार बार क्या कर रहा है, सिक्रेट कर रहा है, जिससे उसकी सेल, उसका जो मेम्ब्रेन वो क्या हो रही है, धीरे धीरे करके क्या हो रही है, वीक पड़ रही है। इसलिए इसको स्टेबल करने के लिए लाइसोसोम स्टेबलाइजर का यूज़ किया जाता है, जैसे कि आपका स्टीरॉयड का हो गई, ये क्या है, एक लाइसोसोम स्टेबलाइजर है। वहीं अगर बात करें हम लाइसोसोम लेबिलाइजर की, तो ये क्या करता है, लाइसोसोम की मेम्ब्रेन को और वीक बनाता है। इसका एग्जांपल क्या होता है, डिजिटोनिन। अगर अब हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल की बात करते हैं, वो है हमारा वैक्यूल। वैक्यूल आपको पता है कि क्या होता है, ये हमारा प्लांट सेल और एनिमल सेल आपको दोनों में देखने को मिला था। इसकी जो खोज की थी वो भी बेटा आपकी ल्यूएनहॉक ने की थी। आपको पता है ल्यूएनहॉक ने बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल की खोज कर दी है, तो वैक्यूल की खोज भी आपकी ल्यूएनहॉक ने की है। ल्यूएनहॉक की अदर डिस्कवरियाँ भी हैं जो हमने पहले ही देख ली थी, जैसे इसके आरबीसी की डिस्कवरी होगी, एग की डिस्कवरी होगी, स्पर्म की, पॉलीएम्ब्रियोनी की यीस्ट के अंदर, और इस प्रकार से इसे फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। यीस्ट की इसने डिस्कवरी की है, साथ में साथ अब इसकी वैक्यूल की भी, इसने वैक्यूल की भी डिस्कवरी की है। तो जो ल्यूएनहॉक है उन्होंने क्या है, बहुत सारी डिस्कवरियाँ की हैं। अगर वैक्यूल की हम बात करें तो हमें प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में देखने को मिलता है। प्लांट सेल की अगर बात करें तो प्लांट सेल में ये काफ़ी लार्ज होता है और सेंट्रल होता है। अगर बात करें एनिमल सेल की, तो ये इसमें क्या होता है, स्मॉल देखने को, छोटा देखने को मिलता है हमें। वैक्यूल होती है, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसको हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं, और इसके वैक्यूल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है इसको हम सेल सेप कहते हैं। अब क्या देख लेते हैं हम आगे, ये जो वैक्यूल है इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको आप क्या बोल रहे हो बेटा, टोनोप्लास्ट, ठीक है। और इस ये जो वैक्यूल है इसके अंदर जितना भी साइटोप्लाज्म है इसको आप क्या बोल रहे हो, सेल सेप कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, सेल सेप, ठीक है। तो ये जो सेल सेप होता है इसके अंदर क्या होता है, जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है सेल ऑर्गेनेल का या ठीक है, तो वो आपका सारा किस में जाकर इकट्ठा हो जाता है, वो आपका वैक्यूल के अंदर इकट्ठा हो जाता है। और वैक्यूल में और क्या चीज़ रहती है, इसके पास एक पिगमेंट भी होता है जिसको आप एंथोसियानिन पिगमेंट के नाम से जानते हो, ठीक है। अब एंथोसियानिन अगर पिगमेंट की बात करें तो ये पिगमेंट कैसा होता है, ये जो होता है वाटर सॉल्युबल होता है, यानी कि वाटर पानी में घुलनशील होता है। साथ में अगर इसकी बात करें हम तो इसमें ये कौन से कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है, और नॉन फोटोसिंथेटिक होता है, यानी कि इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। अगर इसमें हम आगे बात करें तो ये क्या करता है, कोई भी प्लांट होता है उसके, चाहे वो फ्रूट हो या फिर उसमें फ्रूट हो या फिर वेजिटेबल हो, उसको कलर प्रोवाइड करने का काम करता है। तो इसलिए ये पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने का काम भी करता है, ठीक है। अगर हम अब बात करें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की, तो जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है ये आपका क्या किस में देखने को मिलता है, ये अमीबा और पैरामीशियम में आपको देखने को मिलता है। ये क्या किस में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करता है। फूड वैक्यूल की बात करें तो ये आपको अमीबा में देखने को मिलता है, ये फूड को स्टोर करने का काम करता है। गैस वैक्यूल हमने पिछले भी देखा है कि ये किसमें, ब्लू ग्रीन एल्गी और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में आपको देखने को मिलता है। ये क्या करता है, बैक्टीरिया को बायोन्सी प्रोवाइड करता है, यानी कि वाटर में फ्लोट करने की टेंडेंसी प्रोवाइड करता है आपका गैस वैक्यूल। तो ये थी बात आज आपकी किसकी, हमने क्या क्या देखा आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हमने देखा गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम और साथ में साथ वैक्यूल को। तो चलिए जल्दी से इसकी एक समरी देख लेते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इसकी एक समरी को देख लेते हैं। तो गोल्जी बॉडी में हमने क्या देखा था बेटा, हमने देखा था कि जो गोल्जी बॉडी है उसकी खोज किसने की थी, आपकी कैमिलो गोल्जी ने की थी, वो भी कैट और आउल की पुरकिंजे सेल यानी कि नर्वस सेल के अंदर करी थी। गोल्जी बॉडी की अगर बात करें तो इसको हम बहुत सारे नामों से भी जाना जाता है। ये इसको प्लांट में डिक्टोसोम कहते हैं, क्योंकि डिक्टोसोम जो होता है सिंगल सिस्टर्नी से मिलकर बना होता है। जो गोल्जी बॉडी होती है ये आपकी सिस्टर्नी से मिलकर बनती है, यानी कि हम इसको यूनिट ऑफ गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। तो प्लांट में ये सिंगल सिस्टर्नी से मिलकर बनता है, जिसको डिक्टोसोम कहते हैं। गोल्जी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस, डाल्टन बॉडी, बेकर बॉडी, इडियोसोम, लाइपोकॉन्ड्रिया आदि नामों से भी जाना जाता है। ये एक पहला ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो कि पोलरिटी शो करता है, यानी कि इसका सिस फेज और ट्रांस फेज दो फेज होते हैं जो इसमें देखने को मिलते हैं। सिस फेज जो होता है इसका नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं, ट्रांस फेज जो होता है ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं। सिस फेज जो होता है बेटा वो आपकी इससे पीछे वाला में क्या देखा था हमने, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही आगे चलकर क्या है, गोल्जी बॉडी बना रहे हैं। तो इसका जो नीचे वाला पार्ट है सिस वाला फेज, वो किससे अटैच हो रहा है, आपके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और इसका जो ऊपर वाला पार्ट है यानी कि ट्रांस पार्ट, तो ये आपके आगे चलकर क्या बना रहा है, प्राइमरी लाइसोसोम बनाता है। अगर हम आगे इसमें बात करें तो इसकी जो स्टेनिंग की जाती है वो सिल्वर नाइट्रेट से की जाती है, गोल्जी बॉडी की स्टेनिंग।
गोल्जी बॉडी की अगर फंक्शन इसके हम कंपोनेंट की बात करें तो गोल्जी बॉडी जो होती है सिस्टर्नी वेसिकल वैक्यूल से मिलकर बनी होती है, यानी कि जो सिस्टर्नी वाला पार्ट होता है गोल्जी बॉडी का, ये क्या करता है, गोल्जी बॉडी की यूनिट है समझ लो, यानी कि इससे मिलकर गोल्जी बॉडी बनी है। अब सिस्टर्नी के किनारे किनारे क्या होते हैं बेटा, वेसिकल अटैच होते हैं। अब ये वेसिकल जब सिस्टर्नी से अलग हो जाते हैं तो ये क्या बना देते हैं, एक वैक्यूल बना देते हैं, और यही वैक्यूल आगे चलकर क्या बनाता है, आपका प्राइमरी लाइसोसोम बनाता है। हमने इसके फंक्शन की बात करी तो इसके फंक्शन को जल्दी से देख लेते हैं हम। गोल्जी बॉडी जो होती है बेटा सेल वॉल को बनाने का काम करती है और साथ में साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिसाइकल करने का काम करती है। ये प्रोटीन की पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन करती है और साथ में साथ ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड को भी बनाती है। ग्लाइकोलिपिड बनने की जो प्रोसेस होती है इसे ग्लाइकोसाइडेशन, ग्लाइकोप्रोटीन बनने की प्रोसेस को ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं। और ये जो होती है विटामिन सी को स्टोर करने का काम भी करती है। साथ में साथ ही स्पर्म के एक्रोसोम को बनाने का काम भी करती है। अब अगर हम बात करें अगर नेक्स्ट, यानी कि हमारा दूसरा जो सेल ऑर्गेनेल है इससे मिलकर जो बना है आपके गोल्जी बॉडी से, वो है हमारा वो है हमारा लाइसोसोम। अब देख लेते हैं लाइसोसोम की डिस्कवरी आपका डी ने की थी इन्होंने। अब हम देख लेते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ हमें लाइसोसोम जो है एनिमल सेल में देखने को मिलता है, प्लांट सेल में ये नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम को आत्मघाती बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे आत्मघाती थैली, डिस्पोजल ऑफ द बैग, डिस्पोजल ऑफ द सेल, स्केवेंजर ऑफ द सेल और एटम बम आदि नामों से हम जानते हैं। ये क्या करता है, जैसे कोई बैक्टीरिया आया हमारे शरीर के अंदर तो ये क्या करता है बेटा, इसका एंजाइम सिक्रेट करता है ताकि उस बैक्टीरिया को ये मार सके। अब ये क्या करता है, कभी कभी तो क्या करता है, ये अपने ही सेल ऑर्गेनेल को खाने लग जाता है, और कभी क्या करता है, ये इतने ज़्यादा अमाउंट में एंजाइम सिक्रेट करता है कि ये खुद जो है खुद भी क्या हो जाता है, इसकी डेथ हो जाती है, जिसको आप क्या बोलते हो, सुसाइडल ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है। तो फिर अगर हम आगे बात करें लाइसोसोम की, इसमें भी कंपोनेंट देखने को, इसमें भी हमें क्या देखने को मिलते हैं, इसमें भी प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी, टर्सरी इस प्रकार देखने को मिलता है। यानी कि एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो कि पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, यानी कि बहुत सारे रूप में पाया जाता है। बात करें अगर प्राइमरी लाइसोसोम की, तो जो प्राइमरी लाइसोसोम होता है आपका कैसा बन रहा है, तो आपने जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था तो आपने देखा था न्यूक्लियस से निकला हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आपका गोल्जी बॉडी बनी थी, गोल्जी बॉडी से आपका लाइसोसोम बन रहा था, वो भी प्राइमरी लाइसोसोम। तो प्राइमरी लाइसोसोम कैसे बन रहा है, गोल्जी बॉडी के पैकेजिंग से आपका प्राइमरी लाइसोसोम बन रहा है। प्राइमरी लाइसोसोम में कैसी प्रोटीन या फिर कैसे एंजाइम है आपका, इनएक्टिव एंजाइम है जो कि अभी एक्टिव नहीं है। ये एक्टिव कब होता है बेटा, जब और या फिर टर्सरी सेकेंडरी लाइसोसोम कब बनता है, जब ये अपने टारगेट से फ्यूज़ कर जाता है तभी एक्टिव भी हो जाता है और सेकेंडरी लाइसोसोम को बनाता है। इसका टारगेट जो है वो है बैक्टीरिया। अब क्या करेगा ये प्राइमरी लाइसोसोम, जब बैक्टीरिया से फ्यूज़ हो जाएगा तब ये सेकेंडरी लाइसोसोम बना देगा और इसमें कैसा एंजाइम आ जाएगा, एक्टिव एंजाइम आ जाएगा। टर्सरी में क्या होगा, जो ये बैक्टीरिया है ये मर जाएगा, अब इसकी जो डेथ बॉडी है या फिर रेसिडुअल बॉडी है या वेस्ट मटेरियल है बैक्टीरिया का, तो वो आपका टर्सरी लाइसोसोम में आ जाएगा। अब फिर क्या होता है, ऑटोफेजी लाइसोसोम, यानी कि जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो उसको डाइजेस्ट करने का काम भी ये करता है, इसको आप ऑटोफेजिक लाइसोसोम कह रहे हैं। तो ठीक है, ये आपने इसके क्या देख लेते, टाइप्स देख लेते। और इस लाइसोसोम की हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में हमने देख लिया था कि इसमें हेट्रोफेजी था, यानी कि जब ये किसी बाहर वाले सेल ऑर्गेनेल को क्या कर रहा था, यानी कि किसी बाहर वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डाइजेस्ट कर ले रहा था, जैसे कि बैक्टीरिया और वायरस को हो गया, तो इसे हेट्रोफेजी कहते हैं। ऑटोफेजी में जब ये अपने ही सेल ऑर्गेनेल को मारने लग जाता है, किल करने लग जाता है तो या फिर डाइजेस्ट करने लग जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, कहते हैं ना, सॉरी ऑटोफेजी कहते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया को जब किल कर देता है। ये क्या करता है, ऑटोलाइसिस में खुद की ही सेल को क्या करने लग जाता है, यानी कि ज़्यादा अमाउंट में ये क्या करेगा, एंजाइम को सिक्रेट कर देगा, जिससे ये पूरी सेल क्या हो जाएगी, खत्म, नष्ट हो जाएगी। जो लाइसोसोम स्टेबलाइजर हैं तो ये लाइसोसोम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि क्योंकि ये क्या कर रहा है, लाइसोसोम बहुत सारे अपने एंजाइम रिलीज कर दे रहा है, जिससे ये खुद क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके होने लग जा रहा है, वीक पड़ने लग जा रहा है इसकी मेम्ब्रेन। तो इसकी मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करने के लिए, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए क्या प्रोवाइड कर दिया जाता है, इसका एग्जाम्पल होता है लाइसोसोम स्टेबलाइजर का स्टीरॉयड। तो स्टीरॉयड देकर क्या कर सकते हैं हम, लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन है इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। लाइसोसोम लेबलाइजर जो होता है ये लाइसोसोम की मेम्ब्रेन को और वीक बनाता है, इसका एग्जाम्पल है डिजिटोनिन। अगर अब बात करें अगला सेल ऑर्गेनेल जो कि वैक्यूल है, तो वैक्यूल आपको पता है प्लांट और एनिमल दोनों में सेल में पाया जाता है। इसकी जो खोज की थी वो आपकी लोएनहोकनिक की थी। लोएनहोकनिक की बहुत सारी डिस्कवरी जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो इसकी खोज भी किसने की थी, लोएनहोकनिक की थी। ये जो होता है प्लांट में क्या होता है, लार्ज साइज का आपको देखने को मिलता है, जबकि एनिमल में स्मॉल साइज का आपको देखने को मिलता है। अब अगर हम आगे बात करें तो प्लांट सेल में जो साइटोप्लाज्म है
यानी कि वैक्यूल के अंदर का जितना भी साइटोप्लाज्म है इसको आप क्या बोल रहे हो, सेल सेप के नाम से जान रहे हो, और जो वैक्यूल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको टून प्लास्ट के नाम से जानते हैं। अब जो ये वैक्यूल का साइटोप्लाज्म है जिसको हम सेल सेप कह रहे हैं, इसके अंदर वेस्ट मटेरियल भी होता है, साथ साथ ही एंथोसियानिन एक पिगमेंट होता है वो भी इसके अंदर देखने को मिलता है। एंथोसियानिन पिगमेंट जो होता है ये पर्पल कलर का होता है और वाटर सॉल्युबल होता है, और ये जो होता है नॉन फोटोसिंथेटिक होता है। ये जितने भी प्लांट्स होते हैं उनकी, चाहे वो फ्रूट है चाहे वेजिटेबल है, उनको क्या करने का, कलर प्रोवाइड करने का काम करता है, और ये पॉलिनेटर को भी अट्रैक्ट करने का काम करता है। अब अगर हम इसमें आगे बात करें वैक्यूल के अंदर, तो वैक्यूल जो होता है इसमें हमें 3 प्रकार की वैक्यूल देखने को मिलते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो हो गया, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आपका अमीबा और पैरामीशियम में पाया होता है, ये आपका ऑस्मोरेगुलेशन एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। गैस वैक्यूल आपको मैंने पहले ही बताया है, ब्लू ग्रीन अलगे और पर्पल सल्फर बैक्टीरियम होता है जो आपके बायोन्सी प्रोवाइड करता है, यानी कि बैक्टीरिया को वाटर में फ्लोट करने का टेंडेंसी प्रोवाइड करता है जो कि। और फूड वैक्यूल आप अगर बात करें तो ये फूड स्टोर करने का काम करता है जो कि अमीबा में पाया जाता है। आशा है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। धन्यवाद।